तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी दीपावली का पर्व मना रहे हैं और मौसम खबर में भी आज बहुत ही खास जानकारी आपको हम देंगे, क्योंकि आज मौका बेहद खास है दीपावली का। आज हम मौजूद हैं मौसम भवन में। मौसम में कई ऐसी गतिविधियां हैं जो दर्ज की जाती हैं जब दीपावली पर्व आता है। यानी ना सिर्फ मानसून की वापसी हम मानते हैं, बल्कि सर्दियां जो हैं वो दस्तक देने लगती हैं। इसके अलावा मौसम में क्या कुछ खास रहेगा, और दीपावली पर्व पर हम देखते हैं वायु प्रदूषण में भी इजाफा होता है। इसको लेकर हमें किस तरह की कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, कई ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी आज आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जैसा हमने आपको कहा था, आज मौका है दीपावली का, जो अपने आप में बेहद ही खास है। और इस पर और आपको खास जानकारी देने के लिए हम आपको बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के हमारे निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी। डॉक्टर महापात्रा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस दीपावली विशेष एपिसोड में। और सबसे पहले मौसम विभाग की पूरी टीम को दूरदर्शन किसान की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं भी आप सभी को दीपावली के अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। जी डॉक्टर महापात्रा, जानना चाहेंगे आपसे, अभी फिलहाल जब दीपावली का पर्व आता है तो हम मानते हैं कि जो सर्दियों का मौसम है वो भी दस्तक देता है, और कई जगह हम देख पा रहे हैं जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बार किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है सर्दियों का? हाँ, आपने सही बताया कि हमारे जो मौसम और जलवायु है जी, वो सभी हमारा जो धार्मिक कार्यक्रम है इसके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। जैसे दीपावली एक जैसे सूचना होता है कि यहाँ से तापमात्रा में गिरावट आएगी और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में शीत का लहर वगैरह का आने का भी संभावना बढ़ सकता है जी। हमारा अभी जो पूर्वानुमान है कि तापमात्रा में धीरे धीरे गिरावट होगी, और जैसे विंटर की तरफ हम बढ़ते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में जैसे विंटर होता है, इस बार भी ऐसे विंटर रहेगा। मगर मैं आपको बोल के रखूँ कि इस बार एक लानिना ईयर है, और लानिना ईयर में यूजुअली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा से नॉर्मल से थोड़ा से कम होने का उम्मीद किया जाता है। मगर ये ऐसे कोई एक ही पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स होता है जो कि डिसाइड करते हैं कि तापमान कैसे रहेगी जी। और इसके लिए हमने भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कुछ ठोस कदम ऐसे उठाए हैं कि विंटर सीजन का तापमान कैसे रहेगा इसका पूर्वानुमान किया जाए सीजनल स्केल पे, और इसके बाद फॉलो अप होते हुए महीना भर में पूर्वानुमान किया जाए, और इसके बाद फिर वीकली, फिर डे टू डे पूर्वानुमान। एक सीमलेस फोरकास्टिंग सिस्टम इसके लिए हम डेवलप किए हैं, 2015 से ये जारी है। अभी इसके अंतर्गत दिसंबर जनवरी फरवरी का जो विंटर सीजन है इसमें किसे टेम्परेचर रहेगा इसका पूर्वानुमान जारी होगा 1 दिसंबर पे। मगर इससे पहले नवंबर महीने में कैसे टेम्परेचर रहेगा इसका पूर्वानुमान भी नवंबर 1 में नहीं तो 31 अक्टूबर में जारी होगा, जैसे कि हर महीने में आप जारी कर रहे हैं आजकल। और जब हम किसानों के लाभ को देखते हैं तो इस बार मानसून की वापसी की अगर बात की जाए, वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से हो रही है, उसमें कुछ और जानकारी आप देना चाहेंगे? कब तक पूरी तरीके से मानसून की वापसी हो पाएगी? जी, मानसून की जो वापसी है इस बार थोड़ा लेट हुआ है। जैसे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया वगैरह में, इसके कारण यही रहा कि इस बार मानसून बहुत अच्छा रहा है, और एक टेंडेंसी हुआ है रिसेंट ईयर्स में कि मानसून का जो विड्रॉल फेज वो लेट जारी होता है। पहले हमारा नॉर्मल विड्रॉल डेट 1 सितंबर में शुरू हो रहा था एक्सट्रीम साउथ वेस्ट राजस्थान से, अभी नॉर्मल डेट है 17 सितंबर जी। जो भी इस बार वही नॉर्मल के आसपास शुरू हो गया साउथ वेस्ट राजस्थान से, और धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इसका वापसी हुआ जी। और अभी रिसेंटली ही ईस्टर्न इंडिया से जैसे आज वापसी हुआ है जी। सो थोड़ी सी लेट है, यूजुअली बाई
12 अक्टूबर मानसून कंप्लीट कंट्री से विड्रॉल हो जाता है जी। और इस बार ऐसे नहीं हुआ है। अभी भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश एरिया में बारिश हो रहा है और हमारा उम्मीद है कि जल्द से जल्दी ये विड्रॉ हो जाएगा। वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए, लगातार करीब अगर हम बात करते हैं अब से 5-6 दिन पहले की, तब थोड़ी बेहतर स्थिति थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे जो वायु गुणवत्ता है उसमें हम देख पा रहे हैं ना सिर्फ वो संतोषजनक स्थिति बल्कि उससे भी जो बेकार स्थिति है उसमें हमें नज़र आने लगी है। उसको देखते हुए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, किस तरीके से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं? दीपावली के अवसर पर हम लोग सभी क्रैकर्स वगैरह बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं जी, और इसमें वायुमंडल में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसको आप पार्टिकुलेट मैटर्स बोल सकते हैं, छोटी हो के बड़े हो, जैसे PM 2.5 हुआ, PM 10 हुआ, ये सभी। इसके साथ साथ दीपावली के पहले लोग भी अपना घर को नीट एंड क्लीन रखने के चाहते हैं, इसलिए डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आ जाता है दीपावली के पहले। तीसरा ये होता है कि दीपावली के टाइम जैसे पहले, जैसे नॉर्थ इंडिया में कि बहुत सारे जगह में इंडिया में धनतेरस होता है। धनतेरस में लोग बाहर घूमते हैं, बाहर जाते हैं, स्पेशली मार्केट प्लेसेस में बहुत सारे ट्रैफिक आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इससे बड़ा रिसोर्स हो जाते हैं, जहाँ से कि वायु का गुणवत्ता को डिस्टर्ब करने के लिए जो पार्टिकुलेट मैटर्स निकल के आते हैं, यानी वायु प्रदूषण में वहाँ से इजाफा शुरू होना हम कह सकते हैं शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है धनतेरस से। और धीरे धीरे फिर लोग आना जाना करते हैं और दीपावली एक अच्छा फेस्टिवल है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाते हैं जहाँ से ज़्यादा तक ये प्रदूषण बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसके साथ साथ ये जो पीरियड है यूजुअली अक्टूबर 15 टू नवंबर 15, ये जो पीरियड है, ये पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया में जैसे हरियाणा, पंजाब वगैरह में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है। और इस बार हार्वेस्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है और दीपावली भी जल्दी आए हैं। यूजुअली लास्ट ईयर के साथ आप कंपेयर करें कि नवंबर फर्स्ट वीक में आया था दीपावली, और इस बार दीपावली अभी आ रहे हैं 24 आज बिल्कुल। सो इसमें क्या हुआ कि आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ से स्टबल बर्निंग से कुछ हमारा प्रदूषण बढ़ा सकते हैं, वो इस बार होने का चांस कम है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं अगर देखा जाए डॉक्टर महापात्रा, जो खासतौर से पश्चिम बंगाल की हम बात करें, उड़ीसा की हम बात करें, तो वहाँ पर एक चक्रवात की वजह से बताया गया कि जो तेज़ हवाएं हैं वो ज़्यादा चल रही हैं। वहाँ किस तरह का मौसम रहेगा? जो प्रभाव है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के ऊपर होने का पूर्वानुमान है और इसमें वहाँ बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चल सकता है। जो पूर्वानुमान जो ऐसे कि 70 to 80 किलोमीटर/आवर विंड स्पीड हो सकता है और हेवी टू वेरी रेनफॉल कोस्टल एरियाज, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो वेस्ट बंगाल के वहाँ भी हो सकता है और कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में कहाँ भी ऐसे आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल हो सकता है। और इसका भी वायु का गुणवत्ता के साथ वो संपर्क है। जैसे कोई साइक्लोन स्टॉर्म डेवलप हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, तो आपका वायु का गति, वायु का दिशा भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्तर भारत के मैदानी इलाके की बात करें, अभी जैसे ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन पे विंड प्रवाहित हो रहा है, माने फ्लो हो रहा है, मगर ये चेंज होगा साइक्लोन जाने के बाद और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आएगा और नॉर्थ वेस्ट विंड के साथ साथ फिर टेम्परेचर में गिरावट होगा और फिर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ एरोसोल्स पार्टिकल्स भी हेल्पफुल होगा पंजाब, हरियाणा वगैरह से और इन तमाम क्षेत्रों से। ये मैदानी क्षेत्र में जी बिल्कुल। तो जाना आपने देखिए किस तरीके से ये महज जो पर्व है दीपावली का सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो तमाम मौसम वैज्ञानिक हैं वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ज़रा सा भी इसमें अगर बदलाव आए तो उसकी जानकारी जो है हम तक पहुंच सके, हर एक किसान तक पहुंच सके, और उसके लिए भी लगातार जो प्रयास है किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और एक बार फिर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए दिवाली जो है शुभ रहे। धन्यवाद आप सभी को और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को हमारे दीपावली की शुभकामनाएं। जी, तो देखिए यहाँ जाना आपने किस तरीके से आज दीपावली का पर्व है और इस पर्व को हम लगातार कह रहे हैं प्रकाश का पर्व, ये हमें मनाना चाहिए, रोशनी का ये पर्व है, खुशियाँ जो है ये पर्व आपके जीवन में लाए, लेकिन ये कोशिश हमें करनी होगी कि इसमें जो प्रदूषण है वो कम से कम हो और वायु गुणवत्ता जो है वो बेहतर रह सके, जिसके ज़रिए हम बेहतर सांस भी ले सकें। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में और इस पर्व पर हमारे जो किसान हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए,
सारी जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर KCC डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका KCC रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं फिलहाल जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं मौसम की, जिनकी जानकारी भी हमें यहां पर मिली, और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, यानी मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर पाएंगे, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू और कश्मीर में सरसों की बुआई कर ले। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में धान की कटी फसल की मड़ाई कर ले। साथ ही यहाँ आलू की बिजाई भी कर ले। यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और ब्रोकली के पौधे रोपे जा सकते हैं। यहाँ धनिया, मेथी और पालक की बुआई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में फूल गोभी और प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। घाटी के समशीतोष्ण हिस्सों में चारा फसलों जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का की कटाई भी कर ले। यहाँ के किसान जई, मटर और मसूर की बुआई जारी रखे। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों में गेहूं, चना और मसूर की बुआई कर ले। यहाँ के पहाड़ी अंचल में गाजर, मूली, सरसों, मेथी, आलू और धनिया की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों में सरसों और गन्ने की बुआई कर ले। पंजाब के पश्चिमी मैदानी हिस्सों में बासमती धान और मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ कपास की तुड़ाई भी कर ले। यहाँ टमाटर और मटर की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। पंजाब में सरसों, उड़द, मटर और गन्ने की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ बाजरे की कटाई भी कर ले। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में बारानी की स्थिति में सरसों और देसी चने की बुआई कर ले। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में कपास की पकी फसल की तुड़ाई कर ले और बाजरे की पकी फसल की कटाई कर ले। यहाँ सरसों, मटर और गाजर की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ फूल गोभी, गोभी और ब्रोकली की विभिन्न किस्मों की रुपाई की जा सकती है। तो जाना आपने किसान फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं एक ऐसी खास फसल की, क्योंकि मौका ये बेहद खास है। दीपावली का पर्व हम सभी मना रहे हैं। हमारे जो किसान हैं फूलों की खेती भी करते हैं, और उसी में अगर बात की जाए ग्लेडुलस की, तो इसकी खेती हमारे किसान कैसे कर सकते हैं, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना होगा और किस तरह का मौसम जो है इस फूल के लिए बेहतर माना जाता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। में खिलता है। पतली और लंबी लंबी डालियों में इसके 15 से 20 से 25 फूल एक साथ खिलते हैं। इस फूल को डालियों के साथ ही तोड़ा जाता है। सजावट और गुलदान में इसका खूब उपयोग होता है।
विदेशों में भी इसकी मांग खूब होती है। इसलिए भारत से निर्यात होने वाले फूलों में ग्लेडियोलस भी एक प्रमुख फूल है। ग्लेडियोलस फूलों की खेती मूल रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। इसकी बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। जो किसान ग्लेडियोलस फूलों की बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का सही समय आ चुका है। इसके लिए किसान सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर ले और ध्यान रखे कि खेत खरपतवार से पूरी तरह मुक्त हो। मुख्य फसल को पूरा पोषण मिले और सूरज की रोशनी भी बढ़िया मिले, इसलिए खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए। ग्लेडियोलस की पौध को तैयार होने में 40 से 45 दिनों का वक्त लगता है। पौधों की रुपाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर हो। ये भी ध्यान रखें कि पौधों की सिंचाई आवश्यकता के अनुसार होती रहे। अगर ग्लेडियोलस की कुछ खास किस्मों की बात करें तो पूसा शुभम इसकी सबसे जानी मानी किस्म है। ये सफेद पीले रंग का फूल होता है। इस पौधे के खिलने में 72 दिन लगते हैं। इसे 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। इसकी एक किस्म पूसा केरल की खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ये बिल्कुल उजले रंग का फूल होता है। इस फूल को तैयार होने में 75 दिनों का समय लगता है। इस फूल को भी 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए किसान भी फूल को डंठल समेत ही तोड़ते हैं। पूसा मनमोहक किस्म नारंगी लाल रंग की होती है। इस फूल को तैयार होने में 100 से 105 दिनों का वक्त लगता है। 100 सेंटीमीटर लंबी लंबी डालियों में पूसा मनमोहक के करीब 20 फूल एक साथ खिलते हैं। इसका रंग और इसकी महक सच में मन को मोहने वाली होती है और इसलिए इसका नाम पूसा मनमोहक रखा गया है। इस फूल को 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जाती है, जबकि पूसा विदुषी किस्म को तैयार होने में 80 से 85 दिनों का वक्त लगता है। ये हल्के हरे और उजले रंग का होता है। इस फूल को 11 से 12 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ग्लेडियोलस की एक और खास किस्म है पूसा लाल वैलेंटाइन। ये 125 सेंटीमीटर तक लंबी डालियों में होती है। इसकी डालियों के बीच में ही करीब 20 फूल साथ साथ खिलते हैं। इसे तैयार होने में करीब 100 दिनों का वक्त लगता है। इस फूल को भी 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पूसा सृजन किस्म की बात करें तो ये गुलाबी लाल और नारंगी रंगों के मेल का बना होता है। इसकी फसल से फूल तैयार होने में 105 दिनों के आसपास का वक्त लगता है। इसे भी करीब 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्लेडियोलस की एक और किस्म है पूसा उन्नति। पूसा उन्नति के फूल गहरे गुलाबी रंग के होते हैं। इस फूल को तैयार होने में करीब 75 दिनों का वक्त लगता है। इस फूल को करीब 10 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अपने गहरी रंग और गुच्छे में खिलने के कारण इस फूल का उपयोग समारोह स्थल को सजाने में खूब होता है। ग्लेडियोलस में आमतौर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किस तरीके से इन सावधानियों को अपनाकर इस मौसम में भी आप बेहतर ढंग से फूलों की खेती कर सकते हैं और इन फूलों को और ज़्यादा आकर्षक बनाकर आप बाजार में भी ले जा सकते हैं। और खासतौर से जब त्योहार का मौका होता है तो और भी अच्छी मांग इनकी निकल कर आती है। फिलहाल आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे मौसम खबर के साथ। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को मौसम खबर की टीम की ओर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। इधर चला मैं उधर चला, हाय किधर चला,
मैं तो शो में चला। अरे 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 कौन से शो में, मुझे भी तो बताओ। द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो, जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की। It's party time, let's go। अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो। Best friend forever, best friend forever। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा।
अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। कोई हमें अब रोके ना, हर रास्ता आसान करेंगे, कोई मुश्किल टोके ना, कोई मुश्किल टोके ना। आसमान छूने की तमन्ना लेकर घर से निकला, कुछ कर गुजरने को दिल चला। कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच, कॉर्पोरेट सरपंच।